हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड मेडिहम 98। सो आज के इस वीडियो में हम फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का ही पार्ट है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरनल जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड वेजाइना एंड यूट्रस के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड भी डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ओके, सो फैलोपियन ट्यूब क्या है? द फैलोपियन ट्यूब आर टू इन नंबर, दे अराइज वन ऑन ईच साइड फ्रॉम द अपर एंगल ऑफ यूट्रस। ठीक है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो टू इन नंबर प्रेजेंट होती है, यानी कि फीमेल के अंदर टू इन नंबर प्रेजेंट होता है और अराइज कहाँ से होता है? अपर एंगल ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस का जो अपर पोर्शन होता है वहाँ से ये अराइज होती है। ठीक है, यानी कि जो फंडस का एरिया होता है, फंडस के ईच साइड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे ही हम फैलोपियन ट्यूब या अदर नेम में हम इसे सेल्पिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं या सेल्पिंग्स के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद दे लाई इन द अपर मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस का जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, ठीक है, उसके अपर मार्जिन पे ये लाई करता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मैंने यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाया है। ठीक है, यानी कि ये टोटली जो है वो फीमेल का मीन्स यूट्रस के वे में है। जैसे कि यहाँ से इधर तक के एरिया को हम यूट्रस कहते हैं। ठीक है, इधर का जो एरिया हो गया, इसके जो साइड का एरिया हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब है, जिससे कि ओवरीज है वो भी अटैच होती है। और इसका जो अपर पोर्शन होता है, जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस के मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके पार्ट्स के बारे में भी बताया था कि जो यूट्रस होता है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। अपर पोर्शन को हम फंडस बोलते हैं, मिडिल पोर्शन को हम बॉडी बोलेंगे एंड जो उसका लोअर पोर्शन रहता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। मीन्स जो फंडस का एरिया होता है, यानी कि ये जो अपर पोर्शन है ये फंडस का एरिया है। फंडस के ईच साइड में जो मार्जिन प्रेजेंट होता है, यानी उसी के मार्जिन से जो स्ट्रक्चर एराइज होता है, उस स्ट्रक्चर को ही हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद द एंड ऑफ इच ट्यूब हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके एंड में, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसके एंड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं, उस प्रोजेक्शन को ही हम फिम्ब्री के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज 11 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी जो लेंथ होती है, यानी कि यहाँ से जहाँ से फैलोपियन ट्यूब अराइज हो रही है, ठीक है, और जहाँ पे एंड हो रही है, यानी कि जहाँ से फैलोपियन ट्यूब अराइज हो रही है और फिम्ब्री तक का जो लेंथ होता है वो 11 to 12 सेंटीमीटर का होता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। तो जो मेनली इसके स्ट्रक्चर है, मीन्स जो फैलोपियन ट्यूब है वो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, यानी कि 3 लेयर से बनी हुई होती है, जो कि लेयर्स हैं जैसे कि आउटर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं आउटर पेरिटोनियल लेयर, मिडिल वन को मिडिल मस्कुलर लेयर या जो कि स्मूथ मसल से कंपोज्ड होती है, एंड इनर म्यूकस लेयर जो थर्ड लेयर है वो इनर म्यूकस लेयर जो कि सिलिएटेड इपिथीलियम से कंपोज्ड होती है। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स की अगर हम बात करें तो जो फैलोपियन ट्यूब है इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है इंट्राम्यूरल, सेकेंड वन एम्पुला, थर्ड वन इस्थमस एंड फोर्थ वन है इनफंडिबुलम। ठीक है, एक एक करके जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसके फर्स्ट पार्ट को हम इंट्राम्यूरल पार्ट के नाम से जानते हैं। जो इंट्राम्यूरल पार्ट है वो क्या होता है? इनसाइड द यूट्राइन वॉल, यानी कि जो यूट्राइन वॉल है उसके इनसाइड में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे ही हम इंट्राम्यूरल कहते हैं। वैसे ही नेक्स्ट वन है एम्पुला। एम्पुला जो है दी वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे जो चौड़ा पार्ट होता है उसको हम एम्पुला कहते हैं। एंड देन स्टमस जो है दी नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड जस्ट लाई जस्ट लेटरल टू द यूट्रस, यानी यूट्रस के लेटरली जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर या जो ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसका स्ट्रक्चर नैरो होता है, यानी कि पतली जो नली होती है उस नली को ही हम स्थमस के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है लास्ट वन, इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम क्या होता है? फनल शेप कैविटी और स्ट्रक्चर, इट कैच दी चैनल दी रिलीज एग। ठीक है, यानी कि जो इनफंडिबुलम एरिया है वो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक कैनाल या एक नली के शेप में होता है, जो कि रिलीज्ड एग यानी कि जो ओवरी से एग रिलीज होता है उसको ये कैच करता है एंड होल्ड करता है और आगे फैलोपियन ट्यूब तक लेके जाता है। ठीक है, मीन्स इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ पे बताया उसको हम फिगर वाइज भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर्स को हम फिगर वाइज भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट यानी कि इंट्राम्यूरल, एम्पुला, इस्थमस एंड इनफंडिबुलम। ठीक है, यानी कि इसमें इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम तो शो अप हो रहा है, बट इंट्राम्यूरल पार्ट नहीं है, बट उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, इंट्राम्यूरल में मैंने बताया था इनसाइड द यूट्राइन वॉल, यानी कि जो यूट्राइन वॉल होता है। ठीक है, यानी कि इधर का जो एरिया है इसको हम यूट्राइन वॉल कहते हैं। यूट्राइन वॉल से जो स्ट्रक्चर अटैच होता है उस स्ट्रक्चर को ही हम इंट्राम्यूरल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंट्राम्यूरल का जो स्ट्रक्चर है वो यूट्राइन वॉल के जस्ट पास में ही होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम इंट्राम्यूरल कहते हैं। ठीक है, इंट्राम्यूरल कहते हैं। इंट्राम्यूरल के जस्ट पास की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको इस्थमस कहा जाता है। यानी कि इंट्राम्यूरल जो कि यूट्राइन वॉल से अटैच होगा या उसी के इन साइड में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमने इंट्राम्यूरल बताया। इंट्राम्यूरल के जस्ट पास की जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, यानी कि जो येलो इन कलर में शो अप हो रहा है वो स्ट्रक्चर जो होता है जो कि बहुत ज़्यादा यानी यूट्रस के लैटरली भी प्रेजेंट होता है और सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है जिसको कि हम बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर होता है एम्पुला का। ठीक है, एम्पुला जो होता है, एम्पुला यानी कि वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे जो चौड़ा पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस पार्ट को या उस स्ट्रक्चर को हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है? इनफंडिबुलम जो है वो फनल शेप कैविटी या फनल शेप जो स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप यानी एक कैनाल या एक नली के शेप में होता है। ठीक है, या कैनाल यानी कि नली या फनल वे में होता है। ठीक है, जो कि रिलीज्ड एग को कैच करता है, यानी कि ये जो है ओवरी है। ठीक है, यानी ओवरी से जैसे ही जो एग है वो रिलीज होगा तो रिलीज होने के बाद वो डायरेक्टली इनफंडिबुलम में जाता है, यानी कि फिम्बरी के थ्रू वो कैच होगा। फिम्बरी जो होती है उसको प्रॉपर वे में होल्ड करती है और इनफंडिबुलम में ले जाती है। इनफंडिबुलम में जैसे ही एग जाता है वो आगे के प्रोसेस आगे के स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो एग है वो एम्पुला रीजन तक जाता है और इधर से जो है वो स्पर्म प्रॉपर वे में मूव करते हुए आता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और आगे प्रेगनेंसी की जो स्टेजेज है वो स्टार्ट होती हैं। इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो एग होता है ये यूट्रस में जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल के वे में फिर से रिमूव आउट हो जाता है। ओके, मीन्स जो इनफंडिबुलम है वो एक तरीके से जो एग है उसको रिलीज्ड एग को होल्ड करके और आगे की जो लेयर्स होती हैं, आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें वो प्रॉपर वे में मूव कराता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसमें एक और स्ट्रक्चर शो अप हो रहा है, लास्ट वन फिम्बरी। फिम्बरी क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको फिम्बरी में भी बताया था कि स्मॉल फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब का जो इंड पोर्शन होता है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए होते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन बना हुआ है इस प्रोजेक्शन को ही हम फिम्बरी के नाम से जानते हैं। फिम्बरी का वर्क क्या होता है? जो रिलीज्ड एग है उसको होल्ड करना और इनफंडिबुलम में ले जाके रखना। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो नॉर्मली तो सबको पता होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला रीजन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, बट इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है फर्टिलाइजेशन का वो अलग होता है। यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी इस्थमिक जो जंक्शन होता है, ठीक है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन यानी कि यहाँ का जो और यहाँ का जो एरिया यानी कि इस्थमस का जो जंक्शन है और एम्पुला का जो जंक्शन है उसी जंक्शन पे आके एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन होता है। ठीक है, उसी जंक्शन पे प्रॉपर वे में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट वन है इसमें रिसीव दी ओवुलेटेड एग, यानी कि जो ओवुलेटेड एग है जो कि ओवरी से रिलीज हुआ है उसको रिसीव करना। रिसीव किसके थ्रू करता है? फिम्बरी गाइड दी ओवुलेटेड एग इनटू द ट्यूब, यानी कि जो फिम्बरी होती है जो कि स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको कि हम फिम्बरी कहते हैं, वो गाइड करता है ओवुलेटेड एग को इनटू द ट्यूब, यानी कि ट्यूब तक ले जाने में। यानी कि फिम्बरी जो है वो एग को रिलीज्ड एग को होल्ड करेगा एंड देन उसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद एरिया वेयर फर्टिलाइजेशन जनरली ऑकर्स, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो फर्टिलाइजेशन का एक एरिया है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद कैरी एग टू दी यूट्रस, यानी यूट्रस में जो एग है उसको कैरी करना और यूट्रस तक लेके जाना। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद फंक्शंस एज चैनल ऑफ oocyte ट्रांसपोर्ट एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये जो oocyte होता है oocyte को प्रॉपर वे में ट्रांसपोर्ट करता है एंड फर्टिलाइजेशन की आगे की जो प्रोसेस होती है उसको वो स्टार्ट करता है। मीन्स जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसका एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन जो होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो प्रॉपर वे में एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन पे स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद वो फिर से मूव होके यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओवरीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, मीन्स जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो ओवरी है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, लोकेशन क्या होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, ओवरीज क्या होती है? ओवरीज मीन्स दी ओवरीज आर स्मॉल ओवल शेप ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन्स एंड ओवा। ठीक है, यानी कि जो ओवरीज होती है वो स्मॉल ओवल शेप की ग्लैंड होती है जो कि सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती है और साथ ही साथ ओवा यानी एग को भी रिलीज करती है। ओके, एंड इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो एंड लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ योर यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस होता है यूट्रस के आइदर साइड यानी कि इच साइड ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि दोनों साइड प्रेजेंट होगा और दे आर अबाउट 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड, 1 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, यानी कि जो ओवरीज होती है वो अप्रोक्स 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक होती है। ओके, एंड नेक्स्ट वन each is attached to the upper part of the uterus by ovarian ligament and to the back of the broad ligament by a broad of tissues called mesothelium। यानी अगर इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये अटैच कहाँ पे होता है? अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस के अपर पार्ट पे, यानी इस साइड ये अटैच होगा और साथ ही साथ जो ओवेरियन लिगामेंट होता है यानी यूट्रस का जो अपर पार्ट है वहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है और उसके बैक साइड में ब्रॉड लिगामेंट जो कि ब्रॉड टिश्यूज़ द्वारा कंपोज होता है जिसको कि हम मीजोवेरियम कहते हैं। मीन्स मीजोवेरियम और ओवेरियन लिगामेंट से ये अटैच होता है। ठीक है, सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो ओवरी होती है मीन्स दी ओवरीज हैव 2 टाइप ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड मेडुला एंड कॉर्टेक्स, यानी कि जो ओवरीज हैं वो 2 तरीके के टिश्यूज़ द्वारा कंपोज होती हैं जिसको कि हम मेडुला एंड जो दूसरा है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट इसका पार्ट है जिसको कि हम मेडुला कहते हैं वो मेडुला होता क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्टली मैंने इसको भी डिस्क्राइब किया है कि मेडुला क्या है। तो जो मेडुला है मीन्स दिस इज लाई इन द सेंटर एंड कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यानी कि जो मेडुला का एरिया होता है मीन्स ओवरीज के अंदर जो मेडुला का एरिया है वो सेंटर का एरिया होता है यानी बीच का एरिया होता है जिसमें कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है इसका कॉर्टेक्स का एरिया क्या होता है। ठीक है, सो जो कॉर्टेक्स का एरिया मीन सेकंड जो इसका लेयर होती है वो कॉर्टेक्स का है। कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है? तो जो कॉर्टेक्स है मीन्स दिस सराउंड दी मेडुला, यानी कि मेडुला के सराउंडिंग में जो एरिया होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी कि जो मिडिल एरिया होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला, यानी जो बीच का एरिया है सेंटर का एरिया है, सेंटर के जो आउटर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। ठीक है, मेडुला के अंदर क्या होता है? इट हैज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज और स्ट्रोमा
कवर्ड बाय जर्मिनल इपिथीलियम। ठीक है, यानी कि जो कॉर्टेक्स का एरिया है वो कई सारे टिश्यूज़ द्वारा कंपोज्ड होता है, जिसको कि हम स्ट्रोमा कहते हैं, यानी कि कई सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ द्वारा कंपोज्ड होगा, जिसको कि स्ट्रोमा कहते हैं, और वो कवर्ड होता है जर्मिनल इपिथीलियम द्वारा। जर्मिनल इपिथीलियम की अगर हम बात करें तो जो एग्स होते हैं वो जर्म्स से भी प्रॉपर वे में, यानी कि पहले जर्म्स का फॉर्मेशन होता है, आगे एग होगा। ठीक है, एग से मतलब प्रॉपर वे में ओवरी जो होती है वो कंपोज्ड होती है। ठीक है, जिससे कि जर्मिनल इपिथीलियम भी इसी के नाम से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद इट कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स इन वेरियस स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, ईच ऑफ विच कंटेन एन ओवम अबाउट एवरी 28 डेज। ठीक है, यानी कि 28 डेज की जो साइकिल होती है, यानी कि 28 डेज में जो ओवरी होती है, ओवरी से कई सारे जो ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो वेरियस स्टेज में प्रॉपर तरीके से मैच्योर होते हैं। ठीक है, एंड आगे चल के ओवम का प्रॉपर वे में फॉर्मेशन करते हैं, एंड एक ओवेरियन फॉलिकल से, यानी कि वन ओवेरियन फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल्स मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद रप्चर होता है एंड पेरिटोनियल कैविटी से रिलीज होता है। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी मीन्स जहाँ पे जो ओवरी होती है उसमें प्रॉपर तरीके से कवर्ड होती है। ठीक है, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी से जो ओवम होता है, मैच्योर ओवम जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, आगे है इसमें दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन, यानी इसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं, यानी कि 28 डेज पे जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो ग्रेफियन फॉलिकल्स में मैच्योर होगा एंड देन पेरिटोनियल कैविटी से रिलीज होता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल्स डेवलप इनटू येलो बॉडी कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, यानी कि जैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा तो ओवुलेशन होने के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल्स होता है वो डेवलप होने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम जो है येलो बॉडी होती है, यानी येलो इन कलर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन which will produce a small permanent scar of fibrous tissues called corpus albicans। ठीक है, यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रॉपर वे में जैसे ही डेवलप्ड होता है तो वो आगे चल के प्रोड्यूस होता है स्मॉल परमानेंट स्कार, यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसमें मतलब परमानेंट स्कार या धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसको वो सपोर्ट करता है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो वाइट बॉडी प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, जिसपे कि स्कार लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, मीन्स जो कॉर्टेक्स एंड मेडुला का स्ट्रक्चर है इसको हम फिगर वाइज भी डिस्कस करेंगे, तो चलिए आगे हम इसको फिगर वाइज डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम जो ओवरीज है उसके मेन स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं उसको हम फिगर वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी का मेन इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो ओवरीज होती है उसमें दो उसकी लेयर्स होती हैं या दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है उसको हम ओवेरियन मेडुला कहते हैं या नॉर्मली मेडुला के नाम से जानते हैं, एंड जो सेकंड होता है उसको हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो है ओवरी का ये प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर है। इसका जो बीच का पोर्शन होगा, यानी कि लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल लाइनिंग बनी हुई है। ठीक है, यानी कि ये जो बीच का पोर्शन है इस पोर्शन को हम बोलते हैं ओवेरियन मेडुला, यानी कि ये ओवेरियन मेडुला जो कि सेंटर का पोर्शन होता है जिसमें कि कई सारी ब्लड वेसल्स नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, एंड जो इसका आउटर पोर्शन होता है, ठीक है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, यानी कि इधर का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, जिसमें जो ओवरीज के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड करते हैं। ठीक है, एक एक करके जितने भी इसके स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि जो ओवरीज होती हैं वो जर्मिनल इपिथेलियम यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ द्वारा कंपोज्ड होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दिस इज सराउंड द मेडुला, इट हैज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ और कवर्ड बाय जर्मिनल इपिथेलियम। ठीक है, यानी कि जो कॉर्टेक्स का एरिया है वो सराउंड होता है मेडुला से, यानी कि मेडुला के जो सराउंडिंग में स्ट्रक्चर होता है उसको हम ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं। ओवेरियन कॉर्टेक्स जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ जिसको कि हम स्ट्रोमा कहते हैं उसी स्ट्रोमा से बना हुआ होता है, उसी स्ट्रोमा जिसको कि हम जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल इपिथेलियम जो कि आउटर जो कवरिंग होती है जिससे जो ओवरी होती है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर जो होता है उसका कंप्लीट होता है। ठीक है,
इसके बाद इसमें स्टार्टिंग के अगर स्ट्रक्चर से हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट इसमें पोर्शन है जिसको कि हम बोलते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम क्या होता है? जो मीजोवेरियम है वो यूट्रस का ब्रॉड लिगामेंट है, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट यानी ब्रॉड टिश्यूज द्वारा कंपोज्ड होता है, जिसको कि हम मीजोवेरियम कहते हैं। जहाँ से मीजोवेरियम से ही जो ओवरी होती है वो प्रॉपर वे में स्टार्ट होती है, यानी कि इसका जो लोकेशन है यहीं पे प्रेजेंट होता है, और इसका जो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ओवरी के वो मीजोवेरियम से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद कई सारे फॉलिकल्स इसमें मिलते हैं जो कि प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स को कंपोज्ड करते हैं, ठीक है। प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स यानी कि जैसे जो ओवरीज होते हैं इसमें ग्रैनुलोसा सेल्स प्लस oocyte मिलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स प्लस oocyte मिलेंगे तो ओवेरियन फॉलिकल्स को कंपोस्ट करते हैं। मीन्स जो इमेच्योर फॉलिकल्स है डे फर्स्ट पे इमेच्योर फॉलिकल जिसको कि हम प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स कहते हैं वो आगे चल के डेवलप्ड होता है, डेवलप होके ये प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स में बनेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जूम करके अगर हम बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स यानी कि जो जर्म सेल है ये एक कवर में मतलब प्रॉपर तरीके से होल्ड रहता है। जैसे जैसे ये डेवलप्ड होगा तो इसके स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसको कि हम बोलते हैं प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स जो होता है वो डे फर्स्ट से लेके डे 12 के बीच में प्रॉपर वे में इसका डेवलपमेंट होता है, और प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स आगे चल के डेवलप्ड होता है oocytes में, ठीक है। यानी कि डे 12 तक ये oocyte के वे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। oocyte में कन्वर्ट होने के बाद सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होगा तो उस दौरान जो एग है वो एक कवर में प्रॉपर वे में होल्ड रहेगा। इसके आउटर में कई सारे फॉलिकल्स डेवलप हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप हो जाएंगे, और इसमें लिक्विड भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जो लिक्विड है वो आगे चल के जो ओवरीज है जो ओवम है उसको प्रॉपर तरीके से मैच्योर करता है। मीन्स सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होगा। सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी कि जो सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स है जैसे ही ये प्रॉपर वे में मैच्योर होगा, ठीक है, यानी डे 12 से लेके डे 14 तक ये प्रॉपर वे में ये प्रोसेस चलता है। मीन्स सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स बनेंगे, सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होके ग्राफियन फॉलिकल्स जिसको कि हम मैच्योर फॉलिकल्स कहते हैं। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स प्रॉपर वे में मैच्योर हो जाता है तो वो जो एग है उसको रिलीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मीन्स जो एग है वो रप्चर हो जाएगा। मीन्स ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ये रप्चर होगा। रप्चर होने के बाद जो ये सेंटर का पोर्शन आप देख रहे हैं, जो बीच का पोर्शन है, यहाँ से जो एग है वो रिलीज होने लगता है, यानी कि रप्चर्ड फॉलिकल जो कि 14 डेज पे स्टार्ट होता है। जैसे ही 14 डेज कंप्लीट होगा तो उस दौरान जो मैच्योर फॉलिकल से जो एग है वो रिलीज हो जाता है, यानी एग जो है वो प्रॉपर वे में यहाँ के पोजीशन पे जो एग है वो रिलीज होगा और ओवरी से बाहर आ जाता है। ओवरी से जैसे ही बाहर आएगा तो फिम्बरी प्रेजेंट होती है। फिम्बरी जो क्या करेगी, जो मैच्योर ओवम है उसको वो होल्ड करेगी। होल्ड करने के बाद फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देती है। इसी प्रोसेस को यानी कि डे 14 पे ही ओवुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मीन्स जो ग्राफियन फॉलिकल से ये रप्चर होगा और ओवरी को रिलीज करता है, जिस प्रोसेस को ही हम ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है, जो कि डे 14 पे स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ओवम तो यहाँ पे रिलीज हो गया। इसके बाद जो फॉलिकल्स है यानी कि जो फॉलिकल्स होते हैं उसका जो इम्प्टी एरिया होता है, जो खाली पोर्शन होता है, वो आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर वे में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डेवलप होने लगेगा। ये जो प्रोसेस होती है वो डे 14 से डे 20 के बीच में स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी कि डे 14 पे कॉर्पस ल्यूटियम जैसे कि ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन होने के जस्ट बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल्स है वो डेवलप करने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम की अगर हम बात करें तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये फर्दर प्रेगनेंसी में मतलब सपोर्ट करता है। अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है तो प्रेगनेंसी में सपोर्ट करेगा। अगर प्रॉपर वे में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसके स्ट्रक्चर में और भी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। मीन्स जो कॉर्पस ल्यूटियम है डेवलप होगा तो मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम होगा जो कि येलो बॉडी होते हैं, येलो इन कलर या येलो बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही डे 20 कंप्लीट होता है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो वो आगे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, नहीं तो फर्दर वो मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है
वो फाइब्रस कॉर्पस एल्बिकेंस में डेवलप हो जाता है, जो कि वाइट बॉडी होती है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये डे 20 से डे 28 के बीच में स्टार्ट होता है। यानी कि 20 जैसे ही डे 20 स्टार्ट होगा तो उस दौरान फाइब्रस कॉर्पस एल्बिकेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स वाइट इन कलर में ये प्रेजेंट होता है, वाइट बॉडी होती है इसकी, जिस पे स्कार लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे धब्बे प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एट बर्थ 2 मिलियन एग्स, यानी कि जो फीमेल होती है जैसे ही वो बॉर्न करती है तो उस दौरान 2 मिलियन जो एग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 मिलियन एग के साथ ही वो बॉर्न करती है। जैसे ही प्यूबर्टियल एज स्टार्ट होगा तो उस दौरान जो फीमेल होती है उसमें 4 लाख एग जो होते हैं वो बचे हुए रहते हैं। यही 4 लाख एग जो होते हैं वो आगे चल के डेवलप होते हैं, या जैसे जैसे उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, मीन्स प्यूबर्टियल एज के दौरान जो उसकी बॉडी में बहुत सारे बॉडीली चेंजेज होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इन्फ्लुएंस अगर डेवलप हो रहा है तो उस दौरान जो एग है वो प्रॉपर वे में मैच्योर होंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स टिल मीनोपॉज, यानी मीनोपॉज तक, मीनोपॉज मीन्स परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीन्स जब तक मीनोपॉज नहीं हुआ है तब तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 400 to 500 जो एग होते हैं, यानी कि पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग जो होगा वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर होता है। यानी कि टोटली अगर हम बात करें तो 400 to 500 जो एग होते हैं वो प्रॉपर वे में मैच्योर होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ओवरीज, यानी ओवरीज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो फर्स्टली इसमें फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड लाइब्रेशन ऑफ ओवा। ठीक है, यानी कि जो ओवा है या जो एग है उसको फॉर्मेशन करना, डेवलप करना और लाइब्रेशन मीन्स होता है रिलीज करना। ठीक है, यानी कि प्रॉपर वे में जो ओवरीज होती है, ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे ओवरीज के अंदर ही ओवा जो है या जो एग है वो डेवलप करेगा और लाइब्रेट होगा, यानी कि रिलीज होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है सिक्रेशन ऑफ ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना, यानी कि जो जैसे प्यूबर्टियल एज स्टार्ट होगा तो उस दौरान हार्मोनल चेंजेज होते हैं, मीन्स ऑस्ट्रोजन का सिक्रेशन होने लगेगा। सिक्रेशन कहाँ से होता है? बाय ग्राफियन फॉलिकल्स, यानी ग्राफियन फॉलिकल्स मीन्स जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उससे ऑस्ट्रोजन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मतलब ओवम है उसको रिलीज करने में भी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रेशन करना। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन कहाँ से होता है इसका? बाय कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि जैसे ही एग रिलीज होगा तो जो जो रप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं वो आगे कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है एंड फॉर द प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है या सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद ओवरीज स्टोर्ड दी गैमेट्स एंड डेवलप बिफोर ओवुलेशन, यानी कि जो ओवरीज होती है वो गैमेट्स को, गैमेट्स मीन्स होता है फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम। ठीक है, ओवम या एग को स्टोर करता है एंड डेवलपमेंट बिफोर ओवुलेशन, यानी कि जब तक ओवुलेशन नहीं हो रहा है तब तक उसको प्रॉपर वे में डेवलप करता है या मैच्योर करता है। ओके, नेक्स्ट वन है लास्ट वन इसके बाद इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड इट विल ग्रो एंड डेवलप एंड प्रोड्यूस द हॉर्मोन्स HCG। ठीक है, यानी कि अगर जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड हो गया एक स्पर्म से तो इस फर्टिलाइज्ड होने के बाद वो ग्रो करेगा एंड डेवलप होगा। ठीक है, यानी कि उसका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एंड उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, ठीक है, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगा तो उसके बाद उससे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स HCG, यानी कि हार्मोन्स मीन्स HCG हार्मोन्स को वो रिलीज करना स्टार्ट करेगा या प्रोड्यूस करता है, जिससे ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, यानी HCG ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी को प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई कराने के लिए। HCG का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी फीमेल जब कंसीव करती है तो उस दौरान इसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दैट्स इट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।